हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और एग्ज़ाम में इन्हीं सब बुकों से जो आपके क्वेश्चन बनते आए हैं। तो 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया है इसका और ये चौथा वीडियो है। अगर आप लोग को आगे की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट में जाके आप जो पिछली वीडियो है उसे भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब पहले का पढ़ेंगे तो ये फिर समझ में आएगा आप लोग को। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने आदिकाल के बारे में किस तरह अपनी बातें रखी हैं। डॉक्टर विश्वनाथ ने आदिकाल का समय 1000 से 1400 ईस्वी रखा है और इसमें इन्होंने सामाजिक स्थिति की पहले बात की है। तो हम लोग देखते हैं कि सामाजिक स्थिति के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उन्होंने बताया कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें मुख्य स्रोत भूमि संपत्ति का होता है। और रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। मतलब उस समय जो स्थिति थी वो नारी की अच्छी स्थिति थी। और अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दे तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। मतलब कि इस आदिकाल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाएं चल रही थी। साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ले रही थी। देखिए, इतने सारे रचनाएं हो रही थी। इस काल में आवागमन के साधन वैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि विभिन्न स्थानों पर रची गई कृतियों में भाषागत विभिन्नता तथा क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मतलब सिद्ध, जैन और नाथ इस काल में प्रचार उनका होने लगा था और इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में, इनका कुछ साहित्य भी मिलता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिले। मतलब वैष्णव जो थे वो लोग कम मिले। इस्लाम का प्रवेश भी हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि, यहाँ देखिए आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो अमीर खुसरो में दिखलाई पड़ता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका बन जा रहा है कि आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे वो अमीर खुसरो थे। संदेश रासक का रचयिता अद्दहमाण अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिद्ध कवि के बारे में, विश्वनाथ जी ने क्या बोला है। और बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। और महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने जा रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। उनकी संख्या 84 थी। सिद्ध कितने थे? 84 थे। प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपा थे। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बना है कि सरहपा की समय सीमा क्या है, तो 8वीं शताब्दी, और ये प्रथम सिद्ध थे। सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है।
सिद्धों ने नैरात्म भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसंधानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है कि इस भाषा शैली को उपयोग नाथों ने भी किया है। मतलब कि कबीर आदि जो निर्गुण संत थे उनकी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता था। मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्ध के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नाथ कवि। सिद्ध कहाँ के किस भाग में पाए जाते थे? तो मध्य देश के पूर्वी भाग में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए। और कबीर की भाषा शैली क्या थी? तो उलटबासी थी। अब हम लोग नाथ कवि के बारे में देखेंगे कि नाथों का समय थोड़ा बाद में था। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्रयानी सिद्धांतों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में जाने जाते, अतः इसका शैव होना स्पष्ट। गोरखनाथ जो थे वो शिव रूप में जाने जाते थे, इसीलिए इनको शैव कहा जाता था। और गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचार्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मधमास के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी इन्होंने प्रहार किया। का सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। बहुत बार ये एग्जाम में आपके आए हैं। अर्थात जो शरीर में वही ब्रह्मांड में है। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, सट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग हैं। सट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग, ये सब मुख्य अंग हैं। और संध्या भाषा या उलटबासी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया गया है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे। मच्छेंद्रनाथ जालंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जालंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ। और राहुल सांस्कृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय कितना है? 10वीं शताब्दी। कौन मानता है? राहुल सांस्कृत्यायन। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। आगे हम लोग देखेंगे जैन मतावलंबी कवि। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्राय प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित है। और दूसरी जिसने पौराणिक जैन साधनों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन प्रमाणिक कथ काव्य, चरित काव्य भी इसी श्रेणी के काव्य हैं। ये नाथ सिद्धों के काव्यों की बात हो रही है। नाथ सिद्धों नहीं, जैन मतावलंबी, इसमें कि नाथ सिद्ध भी आते थे। जैन आचार्य हेमचंद का हेमचंद का समय था 12वीं सदी के। प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग थे 13वीं सदी के। प्रबंध चिंतामणि जिनकी रचना है में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। आप लोग को जो भी
पॉइंट लगे कि हाँ इसे नोट करना है तो उसे आप लोग नोट भी करते चलिए। इससे आप लोग को ये रहेगा कि आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो तुरंत आप लोग को वो मिल जाएगा। तो रहस्य सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया। जोइंद की शताब्दी थी 10वीं शताब्दी, राम सिंह की लगभग 12वीं शताब्दी। इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं। इन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचरू की रचना की। पौमचरू की रचना की स्वयंभू ने। स्वयंभू जो थे 8वीं सदी के कवि थे। पौमचरू के जैसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत 10वीं सदी। पुष्पदंत का समय था 10वीं सदी। इन्होंने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त पुष्पदंत का समय आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 10वीं सदी बहुत बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे। इनमें पुष्पदंत का नाग कुमार चरित, जसहरचर्यु तथा कन्माकर मुनि का इनकी सती थी 11वीं। करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। भविष्यदत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथागत धनपाल के 10वीं सदी की है इनकी रचना, जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाया गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर तथा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिली। इसी प्रकार हेमचंद 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण राधा दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी, जो अब उपलब्ध नहीं है। इस तरह इसके बाद हम लोग जो आगे देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो फिर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसलिए थोड़े थोड़े पेज ही पढ़िए, लेकिन उसे अच्छे से पढ़िए। तो हम लोग अब इसके आगे डिस्कस करेंगे कल। और एक मैसेज आया था कि वीडियो थोड़ा मैम जल्दी डालिए, तो ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि एक दिन में 2-3 वीडियो मैं ज़रूर डाल दूँ। बस आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।